औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर हेनरी किसिंजर को दुनिया के सियासी हलकों में खास अहमियत हासिल है। आपने अपनी नई किताब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मुस्तकबिल के हवालों से कुछ बातें की हैं। आज हम कोई साजिशी कहानी यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मौजूए बहस लाए बगैर मुस्तकबिल की सियासी रस्साकशी और एक आलमी निज़ाम के हवाले से बात करेंगे। यहाँ ये बात याद रहे कि कश्मीर की हालिया सूरत हाल हो या फ़लस्तीन का मसला, यमन की जंग हो या शाम की खाना जंगी, इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी हो या मुसलमानों की रोहिंग्या में बेबसी, हम ये बात वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि मौजूदा नेशन स्टेट्स और मगरिब से मुस्तआल लिया हुआ निज़ाम इन मसाइल का हल पेश करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। मेरी अपने तमाम नाजरीन और सामीन से अपील है कि वो इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दें। क्या ज़रूरत इस बात की है कि कोई आलमी निज़ाम ऐसा हो जो दुनिया के तमाम हिस्सों के लोगों के मसाइल का बुनियादी और मरबूत हल पेश कर सके, और यहाँ ही एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी नए आलमी निज़ाम के बुनियादी ढांचे को तामीर करने की इफादियत वाज़े हो जाती है। डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में इन्हीं खतूत पर बहस की है। मुस्तकबिल के हवाले से 3 पॉसिबल सिनारियोज हमें नजर आते हैं, जिनमें से कोई एक आगे चलकर नया आलमी निज़ाम यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म देगा, और इन्हीं तीनों निज़ामों के दरमियान शदीद कशमकश और कोलिजन की कैफियत आपको सियासी, समाजी, माशरती और माशी मैदानों में बर्पा होती हुई नजर आएगी। मौजूदा मगरबी निज़ाम जिसने हालिया दौर में आलमी निज़ाम तश्कील दिया है, इस वक्त तकरीबन पिछले 300 साल से दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। इसकी इब्तदा यूरोपीय ममालिक में हुई। इस वक्त यूरोप बड़ी बड़ी सल्तनतों में तकसीम था। होली रोमन एम्पायर इस वक्त मगरबी और वस्ती यूरोप के ममालिक के मजमूए का नाम था, और इसका बादशाह ईसाइयों के लिए एक मजहबी रहनुमा का दर्जा भी रखता था। इस मगरबी निज़ाम के तश्कील कुनंदा अफराद को इस आलमी निज़ाम की बुनियाद रखते हुए उस वक्त पता नहीं था कि आगे चलकर इसके असरात इतने हमजहती होंगे। शायद यही वजह थी कि उन्होंने कभी इस बात की ज़रूरत महसूस नहीं की कि रूस को भी इस निज़ाम में एक बुनियादी हैसियत दे दी जाए। इस वेस्टर्न सिस्टम की बेस इस बात पर थी कि एक इंटरनेशनल ऑर्डर हो जिसमें नेशन स्टेट्स को मरकजी अहमियत हासिल हो, यानी हर एक कौम का एक अलहदा वतन हो। स्पेन से लेकर स्वीडन तक के स्टेट्समैन मुख्तलिफ मकामात और मुख्तलिफ मौके पर इकट्ठा होकर इस निज़ाम के चीदा चीदा नुकात पर बात करते, और बहुत से लोग इन स्टेट्समैन का ताल्लुक इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन से भी जोड़ते हैं। बहरहाल 19वीं और 20वीं सदी में हाल ये हो गया था कि होली रोमन एम्पायर और दीगर बड़ी आलमी ताकतें आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम से गायब हो रही थी, और नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा खुलकर सामने आ रहा था। रफ्ता रफ्ता फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्पेन और स्वीडन जैसी इलाकाई और बड़ी ताकतों ने जन्म दिया, जिन्होंने खित्ते की सियासत में अहम रोल प्ले करना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने अपनी अपनी नेशनैलिटीज पर फख्र करना शुरू कर दिया, और नेशनलिज्म और पैट्रियाटिज्म का अब हाल ये है कि जर्मनी ने यूरोपीय यूनियन को कायम करने की जो कोशिश की थी वो तकरीबन बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। जर्मनी के दिल में हमेशा से यह एहसास था कि वो इस तरह होली रोमन एम्पायर का वजूद फिर से यूरोपियन यूनियन की शक्ल में बहाल कर देगा, मगर ये अब नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस का फेलियर भी दुनिया के सामने इस वक्त है, और पूरी दुनिया में इस वक्त ये बहस जारी है कि जब मौजूदा सिस्टम कोलैप्स करेगा तो इस वक्त क्या हमारे पास कोई ऐसा निज़ाम मौजूद है जो इसका मुतबादिल साबित हो सके। सेकेंड पॉसिबल सिनारियो इस वक्त हमारे पास चाइनीज डोमिनेंस का है। सन 1928 में चाइना में एक मजबूत मरकजी हुकूमत के उभरने के आसार नमूदार हुए। इससे पहले चाइना बरतानवी गुलामी और अफयूनी जंगों के दौर से गुजरा। सन 1928 की हुकूमत, जिसके सरबराह का नाम चेंग काई शेक था, उसने वेस्टर्न ऑर्डर को अपनाते हुए अपने मुल्क में निज़ाम की तश्कील दी ताकि चाइना ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में जगह बना ले। इसी वक्त मशरिक में जापान की सनती ताकत ने भी बढ़ना शुरू किया, जिसने बाद में चीन और जापान को दूसरी जंग अजीम में एक बड़े मार्के की तरफ धकेल दिया। सन 1945 में जंग के खत्म होने के बावजूद चाइना खाना जंगी का शिकार हो गया, मगर उस वक्त की अजीम क़यादत माओ ज़ेडुंग ने
ना सिर्फ मुल्क को मुत्तहिद रखा बल्कि मुल्क को तरक्की की तरफ डालने में कौम की अजीम रहनुमाई भी की। उन्होंने कॉन्टिन्यूस रेवोल्यूशन का डॉक्ट्राइन कौम के आगे पेश किया ताकि पहले से मौजूद वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को चीन में आहिस्ता आहिस्ता और बतदरीज खत्म किया जा सके। सन 1957 में पार्टी कॉन्फ्रेंस में चाइना के यूनिक होने की वजाहत करते हुए माओ ने पेशनगोई की कि चाइना की इलाकाई हकीकतें इसकी बड़ी आबादी की वजह से इतनी गहरी और मजबूत हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर भी हुई तो चाइना बेतहाशा कैजुअल्टीज के बावजूद अपने कल्चर और अपने तर्ज जिंदगी को बरकरार रख सकेगा, क्योंकि इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस जंग के बाद महफूज रह जाएगा। ज़ुएनलाई ने शायद माओ की इसी पॉलिसी की वजह से कहा था कि चाइनीज केओटिक सिचुएशन को पसंद करते हैं, क्योंकि चाइनीज की तरबियत मुश्किल माहौल में होती है, इसलिए वो इस सूरत हाल में फाते के तौर पर उभरना पसंद करते हैं। बिलाखिर जब माओ ने देखा कि चीन की कौम अब बैरूनी सरमायाकारी के लिए तैयार है तो उन्होंने 60s के एंड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए चीन के दरवाजे खोलने का फैसला किया ताकि चीन को बैनुल अक़वामी तन्हाई से भी निकाला जा सके। अब 21वीं सदी में चीन एक बड़ी आलमी ताकत बन चुका है और इसकी तहजीब और मईशत दुनिया के हर हिस्से में पहुंच चुकी है और इसके अंदर वो बाहम कुव्वत मौजूद है जो दुनिया को अपनी मईशत और पैसे के जरिए एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ले जा सके। थर्ड पॉसिबल सिनारियो जो मोस्ट पावरफुल भी है और जिस पर हमारा फोकस होना चाहिए वह आलम इस्लाम की बालादस्ती का है। इस्लामी निज़ाम को वो माशी, समाजी और कानूनी खुसूसियात हासिल हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये मुस्तकबिल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील कर सकता है। इस्लाम की तारीख में खिलाफत राशिदा का क़याम ही वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट थी जिसने कई सदियों तक एक मुश्तरका आलमी निज़ाम का क़याम मुमकिन बनाया और जिसने दुनिया की तमाम कौमों की रहनुमाई करी। इस्लाम के इस निज़ाम का ताल्लुक हम ये कह सकते हैं कि एक हद तक इलाकाई था। खिलाफत राशिदा के बाद सल्तनत बनु उमय्या, अब्बासिया और उस्मानिया का क़याम हुआ, जिन्होंने अपनी अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए कोशिश की कि दुनिया के सामने मुतबादिल निज़ाम पेश किया जाए, मगर इस निज़ाम को हम खालिसतन इस्लामी निज़ाम नहीं कह सकते। खिलाफत उस्मानिया के बाद इस्लामी दुनिया के हिस्से बखरे हो गए और मुसलमानों की क़यादत ने यह समझा कि जिस नेशन स्टेट्स बेस्ड वेस्टर्न सिस्टम पर हम भरोसा कर रहे हैं वही हमारी दुखों का मदावा है। शायद यही वजह है कि हमारे हुक्मरान यूनाइटेड नेशंस में जाकर भीख मांगते हैं कि खुदारा हमारा मसला कश्मीर हल करवाओ, मगर वो ये बात भूल जाते हैं कि मगरबी दुनिया के पास जो कुछ भी इस दुनिया के मसाइल के हल के लिए जादू मौजूद था वो अब खत्म हो चुका है और किसी भी किस्म की कोई दवा अब इनके पास इन मसाइल का हल नहीं। अगर इनके पास हल होता तो वो फलस्तीन का मसला हल कर चुके होते, शाम की खाना जंगी जन्म नहीं लेती और यमन में इतनी शदीद खूरेजी का वजूद नहीं होता। या तो हमारे हुक्मरान खुद बेवकूफ़ हैं या फिर अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम माजरत ख्वाना रवैया तर्क कर दें और दुनिया को बताएं कि इस वक्त सिर्फ और इस्लाम ही है जो अक़वाम आलम की रहनुमाई कर सकता है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हक सिर्फ इस्लाम को हासिल है। इसलिए ज़रूरी है कि आपस के इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए और कोई ऐसी क़यादत जन्म ले जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बात करे और जिसका कोई भी रीजनल इंटरेस्ट ना हो। जब तक शिया और सुन्नी क़यादत ऑन बोर्ड नहीं होगी इस वक्त तक मसाइल का हल नहीं निकलेगा। ईरानी लीडरशिप पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने वर्ल्ड व्यू को बरकरार रखते हुए सुन्नी क़यादत के साथ इत्तेहाद करें ताकि दोनों बड़े फिरके किसी ऐसे कॉम्प्रोमाइज पर आ जाएं जो इस्लामी खिलाफत के निज़ाम के मॉडर्न स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।